हेलो दोस्तों, मैं नारायण भेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य के प्रथम जो वास्तविक संस्थापक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने बात की कि कैसे श्रीगुप्त जो है यानी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, पर जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही हमने देखा कि महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण करता है और फिर जो है कुबेर जो है हम कह सकते हैं कुमार देवी से शादी करता है और इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम जो है यानी कि गुप्त संवत की भी शुरुआत करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी। श्रीगुप्त का बेटा मैंने बताया घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम तक हमने अब तक इस क्लास में बात कर चुके हैं। लास्ट की क्लास में जब हमने ये बातें की, ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे गुप्त वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद था, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि उनकी जाति को लेकर जो मतभेद था, तो कुछ ब्राह्मण जाति के बता रहे थे, कुछ वैश्य जाति के बता रहे थे, कुछ बता रहे थे कि ये क्षत्रिय जाति के हैं, कुछ बता रहे थे कि ये शूद्र जाति के थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से इतिहासकार थे जिनका अपना अपना मत था, वो हमने यहाँ पर बात की, जो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जब रुग्ण अवस्था में रहने लगा, यानी कि जब वो रोगी रहने लगा या बीमार रहने लगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो बीमार पड़ गया था, तब जो है यानी कि उसने अपनी भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ये विवरण मिलता है कि उसने अपनी भरी राजसभा में जो है समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और इसके अनुसार ऐसा भी मालूम पड़ता है कि वहाँ पर जो उसके ज्येष्ठ जो भ्राता थे, ज्येष्ठ भाई थे, भाई बंधु थे, वो इस बात से क्षुब्ध हो गए, वो ईर्ष्या करने लगे। पर सम्राट जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने जो है अब हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के प्रश्न को खत्म कर दिया। उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर जितनी भी जो संभावनाएं थी उसने वहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त जो है यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो उसका पुत्र समुद्रगुप्त था वो जो है शासक बनता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में आप और मैं हम सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा है। चाहे गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने किसी के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, पर हमने समुद्रगुप्त के बारे में ज़रूर पढ़ा है। तो समुद्रगुप्त जो है एक पराक्रमी राजा था, ठीक है, और वो जो है पूरी पृथ्वी पर विजय पाना चाहता था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो इतिहास है, ठीक है, उसने अपना लिखित इतिहास जो है प्रयाग प्रशस्ति में छोड़कर गए हैं। कौशाम्बी अभिलेख यानी जिस पर अशोक का जो स्तंभ था, उसी स्तंभ पर उसने जो है उसके जो सेनापति या हम कह सकते उसके दरबार का कवि हरिसेन था, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो निश्चित रूप से जब वो सेनानायक था तो हम कह सकते हैं कि उसकी विजय अभियानों से जो है यानी कि पूरी तरह परिचित रहा होगा। और उसने अपना क्या दिया, उसने जो है पूरा ब्यौरा जो है समुद्रगुप्त के बारे में दिया। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो अधिक जानकारी हमको मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। जो हमारे जानने के हमारे पास में जो साक्ष्य है वो एरण अभिलेख है जो मध्य प्रदेश से मिलता है। और हम कह सकते हैं नालंदा से जो है 2 ताम्रलेख मिलते हैं, ठीक है, गया से 1 ताम्रलेख मिलते हैं। ये कुछ सोर्स हैं जिसके माध्यम से हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त जब यानी कि राजा बनता है, जब उसका राज्याभिषेक होता है, तो वो सीमित बाउंड यानी कि दायरे में नहीं रह जाता है, यानी कि उसको एक सीमित राज्य मिलता है। अब वो अपना राज्य विस्तार करना चाहता है, ठीक है। तो उसने जो है अशोक के विपरीत दोस्तों
यानी कि इतिहासकारों ने माना है कि उसने अशोक के विपरीत जो है अपनी नीति अपनाई। अशोक ने शांतिवादी और अहिंसा की नीति अपनाई। आपने देखो कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद में एक बड़ी जो नीति अपनाता है वो कौन सी नीति अपनाता है? शांतिवादी और अहिंसा की नीति अपनाता है। तो चंद्र यानी समुद्रगुप्त जो था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त ने इसके ठीक विपरीत नीति अपनाई, आक्रामक नीति अपनाई और इसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में जैसे दोस्तों मैंने बताया कि समुद्रगुप्त जो है गुप्त 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक राज करता है। तो इसका शासनकाल जो होता है 335 से लेकर 375 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक था। ठीक है, और इसकी जानकारी, जैसे जानकारी के स्रोत हमारे पास में क्या है या साक्ष्य, हम इसकी जो है इसके लिए हम साक्ष्य कहां से जुटा पाते हैं? सो साक्ष्य के लिए हमारे पास में जैसे मैंने बताया कि जानकारी हमको एरन अभिलेख से, ठीक है, एरन अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, ये दो बड़े साक्ष्य हैं, एरन अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, जिनमें से सबसे मुख्य साक्ष्य जो है दोस्तों वो प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति सबसे मुख्य साक्ष्य है। और प्रयाग प्रशस्ति के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि नालंदा से प्राप्त 2 ताम्रलेख हैं, नालंदा से प्राप्त 2 ताम्रलेख, ठीक है, और एक कहां से है? एक गया से। तो एक अपने को प्राप्त होता है गया से। इससे हमको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। यह हमारे पास में जानकारी के स्रोत हैं, या हम कह सकते हैं यह हमारे पास में जानने के साक्ष्य हैं, जिसके माध्यम से हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एरन अभिलेख के बारे में मैं बताता हूं, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि एरन का अभिलेख, ठीक है, ये एरन अभिलेख जो है ये बेसिकली एमपी, यानी कि एमपी अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश के सागर जिले, तो सागर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का, वहां से ये मिलता है। ठीक है, वहां वीणा नामक नदी है, उसके तट पर था। ठीक है, और जो है इस अभिलेख में, ठीक है, इस अभिलेख में ऐसा बोला जाता है कि समुद्रगुप्त जब खुश होता तो वो कुबेर के समान है। जब वो खुशी यानी कि प्रश्न होता, या हम कह सकते हैं कि जब वो एक तरह का जो है किसी जो है धार्मिक उन्माद में होता, या हम कह सकते हैं कि जब वो खुश होता तो वो जो है कुबेर के समान था, और जो वो रुष्ट होता या क्रोधित होता तो वो यमराज के समान था। इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि खुश होने पर तो वो क्या था? मतलब कुबेर के समान। ठीक है, कुबेर के समान, ठीक है, और रुष्ट होने पर क्या था? रुष्ट होने में जो है यमराज के समान। ठीक है, यमराज के समान। और इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो है कि इसकी रानी, जो इसकी रानी है दत्त देवी, इसकी पत्नी दत्त देवी, और अनेक पुत्र और पौत्रों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। तो अनेक पुत्र और पौत्रों का उल्लेख मिलता है, उसकी रानी दत्त देवी का भी उल्लेख यहां पर मिलता है। तो रानी दत्त देवी का भी उल्लेख
मिलता है। दत्त देवी क्या थी? रानी थी, ठीक है, किसकी? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। तो ये एरंड अभिलेख के कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस आपको जो है ये चीजें ये ध्यान रखनी। कुबेर के समान जब वो क्या होता? खुश होता। तो खुश होता तो कुबेर के समान, और क्रोधित होता तो वो क्या था? यम के समान, ठीक है। ये एरंडलवी। अब हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, जो हमारा दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति में यानी कि प्रयाग प्रशस्ति यानी इसका मूल स्थान कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में लिखा गया है। इसी कौशाम्बी अभिलेख को मैंने आपको, जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे तो मौर्य साम्राज्य में मैंने कहा कि अकबर के समय इसको जो है जहांगीर ने इलाहाबाद लेके आया था। तो अकबर के समय जहांगीर इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद लेके आया था, ठीक है। तो अकबर के समय, ठीक है, जहांगीर इलाहाबाद लेकर आया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, इसमें जो पंक्तियां हैं, लाइन है, ठीक है, तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो है 33, ठीक है। तो पंक्तियां कितनी है? 33। अब इसकी जो शैली है वो कौन सी है? चंपू शैली, ठीक है। कौन सी शैली है? चंपू शैली। चंपू शैली यानी गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है, तो भाषा इसकी दोस्तों संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसका हम कह सकते हैं लेखक कौन है? लेखक इसका कौन है? लेखक हरिसेन, ठीक है। हरिसेन इसका लेखक, जो कि इसका सेनापति भी होता है। क्या होता है? सेनापति भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का ऐसा है कि ये पाषाण पर खुदा समुद्रगुप्त की, पाषाण पर खुदा या पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा है, ठीक है। और इस पर जो है, अगर मैं बात कहूं, इस पर जो है जहांगीर और जो है जहांगीर तथा बीरबल के भी लेख खुदे हुए हैं। बीरबल के लेख भी मिलते हैं इसी प्रशस्ति में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में संभवतः जो जहां से सवाल बनते हैं। जैसे एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या बात की। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, अकबर ने जो है समय जहांगीर जो है इलाहाबाद लेकर आया इसको, ठीक है। पंक्तियां इसमें 33 है। शैली इसकी कौन सी है? शैली हमने लिखी चंपू शैली, ठीक है। भाषा संस्कृत, ठीक है। और लेखक इसका हरिसेन है, जो इसका सेनापति था, ठीक है। तो लेखक इसका क्या था? हरिसेन सेनापति, ठीक है। तो हरिसेन का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है। इवन जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति का इनमें से
जो है लेखक हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है। पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है इसकी डिटेल है। ठीक है। और जहांगीर तथा बीरबल के लेख भी मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति में। एवं समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का, दिग्विजयों का वर्णन मिलता है, उसके जो है व्यक्तित्व के गुण का जो है वर्णन मिलता है, भाषा का, साहित्य का, कला का, ठीक है, आदि सभी जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति को एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य माना जाता है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है हम कह सकते हैं जानकारी का स्रोत माना जाता है, जिसके माध्यम से हम जो है समुद्रगुप्त और गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब मैंने एरंड के अभिलेख बताए और प्रयाग प्रशस्ति जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आगे समुद्रगुप्त इसी प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में जो है चंद्रगुप्त को बहुत सारी जो है उपाधियां दी गई है। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इसकी जो उपाधियां हैं, तो समुद्रगुप्त की बहुत सारी उपाधियां जो है हमको देखने को मिलती है, जैसे धर्म प्राचीर बंद। ठीक है। धर्म प्राचीर बंद जो है इसमें मिलती है, और फिर मिलते हैं धरणी बंद। ठीक है। तो इसकी जो प्रयाग प्रशस्ति में उपाधि है, प्रयाग प्रशस्ति में जो उपाधियां हैं, धरणी, प्राचीर, बंध। ठीक है। धरणी, बंध, धरणी बंध का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है। धरणी बंध। अन्य जो इसकी उपाधियां जो अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, और भी बहुत सारी जानकारियां जो है हमको जो है अलग अलग जो है स्रोत से प्राप्त होती है, वो हम बात करते हैं अन्य जानकारियों में। जैसे अन्य उपाधियां जो इसकी हैं, तो अन्य जो उपाधियां हैं उसमें पराक्रमांक, ठीक है, पराक्रमांक, ठीक है, व्याघ्रहंता, तो पराक्रमांक, व्याघ्रहंता, ठीक है, ये इसके जो है कुछ जो है प्रमुख जो हम कह सकते हैं कि प्रमुख कुछ जो है उपाधियां हैं। अप्रतिरथ, ठीक है, ये उपाधियां हमको देखने को मिलती है। दोस्तों विंसेंट स्मिथ, ठीक है, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हुए जिन्होंने एक बुक लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार, ठीक है, विंसेंट स्मिथ, ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या बोला है? समुद्रगुप्त को इन्होंने बोला है भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला है, को भारत का नेपोलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का नेपोलियन। इवन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इनकी कौन सी किताब? इनकी किताब थी विंसेंट स्मिथ की किताब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने जो है ये इनको क्या बोला है? भारत का नेपोलियन।
चंद्रगुप्त ने ऐसा समुद्रगुप्त ने ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है बेसिकली अपने जीवन में 100 जो है यानी कि युद्ध करता है और ये 100 युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुआ, और ऐसा माना जाता है कि उसके शरीर पर भी 100 घाव लगे हुए थे। ठीक है, तो इसने अपने जीवन में 100 युद्ध किए हैं। ठीक है, और इस 100 युद्ध में कभी भी जो है ये हारा नहीं, कभी भी पराजित नहीं हुआ, और इसके शरीर पर 100 घाव लगे हुए थे। ये भी जानकारी इतिहासकारों के माध्यम से अपने को मिलती है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने जो है यानी कि दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को हराया। ठीक है, दक्षिणापंथ हम किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त ने, मैंने कहा कि साम्राज्यवाद नीति का अनुसरण किया, तो उसने जो है आर्यवर्त के राजाओं को हराया और दक्षिणापंथ के राजाओं को भी हराया, और जो है हम कह सकते हैं कुछ विदेशी शक्तियों को भी उसने हराया। ठीक है, और जो है आठविक जो है राजा, ठीक है, उनको भी हराया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पहले आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। तो अगर हम समुद्रगुप्त की नीति के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की नीति, तो उसमें नीति में इसने क्या किया? आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। ठीक है, तो आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया, और उसमें जिस नीति का अनुसरण, जैसे हराने के बाद में जिस नीति का अनुसरण किया वो था प्रसोभधरण। ठीक है, प्रसोभधरण। ठीक है, प्रसोभधरण नीति का अनुसरण किया। तो प्रसोभधरण नीति का मतलब होता है कि पूर्णतः जो है उखाड़ फेंकना और राज्य को अपने राज्य की सीमा के अंदर विलीन करना। प्रसोभधरण का मतलब मैं समझा रहा हूं। प्रसोभधरण का मतलब होता है कि जिस राजा पर आक्रमण किया और उसको पूर्णतः उखाड़ के फेंकना और उसका पूरा साम्राज्य अपने साम्राज्य के अंदर विलीन करना। यह आर्यवर्त के राजा यानी कि कहने का मतलब है यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र ये आर्यवर्त। ठीक है, और हम कह सकते हैं विंध्य पर्वत के दक्षिण से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी तक का जो भारत था वो दक्षिणापंथ कहलाता था। ठीक है, तो यानी दक्षिणापंथ क्या था? दक्षिणापंथ तो दोस्तों वो था कि ये आपका विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण से लेकर कृष्णा तुंगभद्रा इन नदी घाटियों की जो सीमा है यहां तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? यहां तक का क्षेत्र दक्षिणापंथ कहलाता था, और विंध्य पर्वत का उत्तर का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता था। तो आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। ठीक है, और 9 राजाओं को हराने के बाद में जिस नीति का अनुसरण किया वो कौन सा था? प्रसोभधरण नीति, जिसका मतलब होता है विलय करना। ठीक है, अब इसने जो है दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को हराया। ठीक है, तो दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को यह हराता है, और जब ये दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को हराता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि इसने यहां पे भी जो है दक्षिण के राजाओं के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इसने नीति अपनाई भी होगी। तो इसने जो है ग्रहण मोक्षाधरण नीति का अनुसरण किया, ग्रहण मोक्षाधरण नीति का। ठीक है, और कई जगह इसको मोक्ष ग्रहण नीति भी कहते हैं। तो ग्रहण मोक्षा नीति का इसने जो है क्या किया? अनुसरण किया, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह। ठीक है, नीति मतलब विलय नहीं करना अपने अंदर। जिन राजाओं पर इसने आक्रमण किया, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। ये आपको लग रहा होगा बड़े बड़े नाम है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक और समझने की बात है। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति का मतलब यह है कि इसने क्या किया?
इसने जिन राजाओं पर आक्रमण किया, दक्षिण के राजाओं पर, ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे, मैंने कहा कि भारत पर जो है अभी क्या हो रहा था, अभी भारत में यानी कि मौर्य वंश के बाद में भारत में जो है विदेशी शक्तियों का आक्रमण होता है और छोटे छोटे राज्य जो है यानी कि स्थापित हो जाते हैं, एक केंद्र शक्ति का अभाव हो जाता है। और फिर यही गुप्त काल जो था ये भारत को एक बार फिर जो है भारत का राजनीतिक एकीकरण, इन छोटे छोटे राज्यों को अपनी सीमाओं में मिलाकर भारत का यानी कि राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय इनको जाता है। हालांकि जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इनका राज्य जो विस्तार था या राज्यों की सीमाएं थी वो इतनी जो है हम कह सकते हैं व्यापक नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी जो मौर्य काल में थी। फिर भी इन्होंने भारत को जो है एक बार फिर केंद्रीकृत सत्ता में लाने का प्रयत्न या प्रयास जरूर किया, ठीक है, और ये संभव हुए, ठीक है। और ये ऐसा करने में जो है ये कामयाब भी हुए, सफल भी हुए। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति ये ऐसी नीति है कि इसमें जो है हराए हुए राजा को इनकी राज्य सीमाओं को विलीन नहीं किया बल्कि करद बना दिया गया। करद बना दिया गया, करद बना दिया गया मतलब क्या ये है, इनको कर देना पड़ता था, ठीक है। तो इसका मतलब है विलय न करना, करद बना देना, विलय न करना, करद बना दिया, ठीक है। ये दो बड़ी नीति का इसने अनुसरण किया। तो इसने जो है आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया, प्रसोभधरण नीति जिसका मतलब होता है विलय करना, ठीक है, और दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को हराया जिसका मतलब होता है ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, ठीक है। विलय न करना और करद बना दिया, इनको करद बना दिया। और जैसे मैं पहले ही कह सका हूं, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए कि समुद्रगुप्त ने जो है 6 प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के, जो यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाए समुद्रगुप्त ने। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्त जो काल में जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। तो पहला जो सिक्का चलाया समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के, सिक्के या कॉइन या कुछ भी कह सकते हो, ये कितने थे, 6 प्रकार के, ठीक है। जो स्वर्ण सिक्के होते थे वो गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा, दिनार। क्या होगा, दिनार होगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो सिक्का चलाया उसको ध्वजधारी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ध्वजधारी बोला जाता है, दंडधारी बोला जाता है या गरुड़ प्रकार का। तो इसको एक ही नाम है, ध्वजधारी बोल दो या दंडधारी या गरुड़ प्रकार का। ये पहला समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया प्रथम सिक्का था और सर्वाधिक लोकप्रिय, समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया सर्वाधिक लोकप्रिय। तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय था और जो है समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया प्रथम सिक्का था। और आपको मैं बताऊं बयाना में जो है 183 यानी 183 सिक्के मिले, ठीक है, गुप्तकालीन, उसमें से 143 यही ध्वजधारी प्रकार के सिक्के निकले, ठीक है। तो गुप्त काल के बयाना यानी कि अपना भरतपुर में सिक्के मिले, सिक्कों में से 143 सिक्के कौन से मिले, इसी जो है ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के मिले। अब हम बात करते हैं धनुर्धारी प्रकार।
धनुर्धारी प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं, ये धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जो है बेसिकली ये समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के, तो धनुर्धारी प्रकार, ठीक है। तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, और इसमें ये हम कह सकते हैं ये इस तरह के सिक्के हैं गुप्त काल में सर्वाधिक जो लोकप्रिय। देखो समुद्रगुप्त के सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्के कौन से हैं? समुद्रगुप्त के सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्के हम कह सकते हैं ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो सिक्के जो है वो गुप्त काल के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, ठीक है। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्के, ठीक है। हमने ध्वजधारी, धनुर्धारी, फिर जो है हम पढ़ेंगे अश्वमेध प्रकार के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने जो है अपने विजय अभियानों के दौरान, दिग्विजय अभियानों के दौरान या दिग्विजय के दौरान उसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ जब वो करता है, जिसको हम सामान्य भाषा में अश्वमेध बोल देते हैं, अश्वमेध जब यज्ञ किया इसने, ठीक है, तो ये जो यज्ञ है, ठीक है, इसने भी जो है ये यज्ञ किया, और जब इसने यज्ञ किया तो इसने जो है इस प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे इसने अब व्याघ्र निहंता प्रकार, इसमें राजा को जो है शेर को मारते हुए बताया गया है, ठीक है। राजा को शेर को जो है मारते हुए, शेर का जो है हम कह सकते हैं वध करते हुए बताया गया है। तो व्याघ्र मतलब सिंह, ठीक है, तो सिंह को मारते हुए बताया है, तो व्याघ्र निहंता प्रकार। फिर हम बात करते हैं परशुधारी, ठीक है। तो परशुधारी प्रकार के भी सिक्के इसने जो है चलाए। धारी प्रकार के सिक्के, प्रकार के, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीणा वादन प्रकार के, वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए। तो दोस्तों ये कुछ 6 सिक्के मैंने आपको बताए जो इसने चलाए, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 सिक्के चलाए वीणा वादन प्रकार में। इसमें जो है समुद्रगुप्त को जो है यानी कि वीणा बजाते हुए बताया गया है। इसका मतलब है समुद्रगुप्त जो था कला और संगीत का क्या था, प्रेमी था। तो इस बात से हमें ये पुष्टि मिलती है कि समुद्रगुप्त कला और संगीत का प्रेमी था। तो हमको जो है इसका एक माध्यम, जैसे हमने स्रोत के बारे में या जानकारी के जो है अगर बारे में हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त के बारे में हमको विशेषतः कहाँ से जानकारी मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, फिर मैंने जो है नालंदा के ताम्रलेख की बात की, गया के ताम्रलेख की बात की, और सिक्कों से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसके कला, साहित्य, भाषा और जो है शब्द, संस्कृति, इन शब्द की जो है राजनीतिक जो है उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और जो है साम्राज्य के विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। जहाँ जहाँ से सिक्के मिले हैं इसका मतलब ये है कि उसका साम्राज्य वहाँ तक रहा होगा। तो सिक्के हमको जो है जानकारी, सिक्कों के माध्यम से हमको जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया वीणा वादन प्रकार, जो सिक्का मैंने अभी मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, कि ये जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के जो हैं किसके हैं। तो वीणा वादन प्रकार के सिक्के जो है वो समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। और ये 6 के 6 क्या थे, स्वर्ण सिक्के थे। तो ये हम कह सकते हैं सोने के सिक्के चलाए गए, और सोने के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यानी कि 6 प्रकार के, अगर मैं ऐसे लिख दूं सोने के सिक्के,
6 प्रकार के सोने के सिक्के, जिनको स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा माना गया कि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त की 2 संतान थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की 2 संतान थी, एक थी रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो एक तो दोस्तों थी जो उसकी संतान वो थी रामगुप्त। ठीक है, और दूसरी जो संतान उसकी थी वो हम कहेंगे वो संतान थी कौन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध होता है। आगे की क्लास में हम जो है इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे।